नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल नए डिफेंस वेपन्स के खरीदने को लेकर अप्रूवल से संबंधित हैं। देखो, अभी इंडिया और चाइना बॉर्डर पर टेंशन्स हैं। सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और इस मीटिंग में काफ़ी सारे नई मिसाइल्स और फाइटर जेट्स के खरीदने को लेकर अप्रूवल दिया गया। टोटल ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के मिसाइल्स और फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। इनमें से देखो ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ के जो मिसाइल्स और फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे वो इंडियन इंडस्ट्री से खरीदे जाएंगे। बाकी बचे हुए 9,000 करोड़ के मिसाइल्स और फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे रशिया से। तो जो मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट हम खरीदने जा रहे हैं उनके बारे में जल्दी से बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पिनाका एम्यूनिशन। पिनाका देखो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, आप तस्वीर देख सकते हो। पहले इसकी रेंज कम हुआ करती थी 40 किलोमीटर, लेकिन समय के साथ इसे अपग्रेड कर दिया गया है। और पिछले साल आपको याद होगा दिसंबर 2019 में हमने डिस्कस किया था कि पिनाका की जो रेंज है बढ़ के 90 किलोमीटर तक हो गई है। एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन में पिनाका हमारा जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है नाविक, उसकी सपोर्ट से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए एक्यूरेसी बढ़ गई है। इसके बाद अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल देखो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। आप एक बात बताइए, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कौन सी होती हैं? देखो वो मिसाइल्स जिनकी रेंज 20 नॉटिकल माइल्स यानी 37 किलोमीटर से ज़्यादा होती हैं, उन मिसाइल्स को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कह दिया जाता है। ये एयर टू एयर मिसाइल हैं। इनको फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। अगर देखो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा स्किलफुली मूव कर रहा है, मान लीजिए एयरक्राफ्ट इस प्रकार से मूव कर रहा है, तो भी इस मिसाइल के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्ट को टारगेट किया जा सकता है। रेंज कितनी है? 70 किलोमीटर। ये टारगेट की तरफ ऑलमोस्ट 5,555 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकती हैं। दिन में, रात में कभी भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। और इवन पिनाका को भी डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ये स्वदेशी हैं। इसके बाद बात करें MiG-29 फाइटर जेट की। ये ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, जिनको डेवलप किया गया है सोवियत रशिया के द्वारा 1970s में। लेकिन अब हम जो खरीदेंगे वो हम अपग्रेडेड वर्जन को खरीदेंगे। जो 1970s में डेवलप हुआ था उस बेसिक वर्जन को नहीं खरीदेंगे। इसके बाद लास्ट में है Su-30 MKI। MKI की फुल फॉर्म क्या है? ये देखो कुछ रशियन नाम है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो मतलब निकलता है मॉडर्न कॉमर्शियल इंडियन, ऐसा कुछ नाम निकलता है। इस फाइटर जेट के पास ऐसी स्किल्स हैं कि बहुत अच्छे से ये मूव कर सकता है इधर से उधर। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रशिया की सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन के द्वारा। ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको हर एक वेदर में उड़ाया जा सकता है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं इस एयरक्राफ्ट की सहायता से। अच्छा, अब एक बात बताओ, 2019 में यानी पिछले साल जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी उनमें कौन से एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे? उनमें देखो मिराज 2000 इन्वॉल्व थे। और जब पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ डॉग फाइट हुई थी हवा में, तो उस समय हमारे विंग कमांडर अभिनंदन कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे? सुखोई 30 या फिर MiG-21? इनमें से कोई भी नहीं, वो उड़ा रहे थे उस समय MiG-21। लास्ट में अब हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की भी बात कर लेते हैं। ये देखो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस प्रोक्योरमेंट से संबंधित, डिफेंस पॉलिसी से संबंधित। जब 1999 में कारगिल वार हुआ था तो उस समय एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कहा गया था आप नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए रिकमेंडेशंस दीजिए। तो उसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन के बाद ये काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी। इसको चेयर किया जाता है
मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा। अभी राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल टिम्बुक्टू के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ है इस सिटी के बारे में जिसका नाम है टिम्बुक्टू। ये सिटी कहाँ पर है? माली में है। हाँ, एक बात, आर्टिकल क्यों पब्लिश हुआ है? ये सिटी देखो कोविड-19 के चपेटे में है। कोविड-19 के काफ़ी केसेस इस सिटी में सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं इस सिटी के बारे में। ये सिटी माली में है। माली की लोकेशन आप देख सकते हो मैप में। ये मैप देख लीजिए, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अफ्रीका है और ये माली है। माली में है टिम्बुक्टू सिटी। ये सिटी देखो इसलिए फेमस है क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्सोटिक है, काफ़ी ज़्यादा रिमोट है। मतलब अपने आसपास के जगहों से थोड़ा अलग है। ये नाइजर रिवर के 20 किलोमीटर नॉर्थ में है। रिमोट इसलिए क्योंकि इस सिटी को एक्सेस करना आज भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि देखो ये सिटी सहारा डेजर्ट के बिल्कुल साउदर्न टिप पर है। इस सिटी के नॉर्थ में हजारों मील तक कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है, मरुस्थल है। आप ये मैप देखिए एक बार। ये नाइजर रिवर है और नाइजर रिवर के ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर नॉर्थ में है टिम्बुक्टू और इसके नॉर्थ में हजारों मील तक सहारा का डेजर्ट है। तो इसे एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। मेडिवल ईरा में इस सिटी में कारवांस आपस में मिला करते थे ट्रेड के लिए। सारा डेजर्ट से लोग आया करते थे सोल्ट लेके, यानी नमक लेके, और साहिल से लोग आया करते थे गोल्ड, आइवरी, स्लेव्स, ये सब चीज़ें लेके। अच्छा, एक आप बात बताइए, ये साहिल क्या है? आप फिर से ये मैप देखिए। सहारा डेजर्ट के नीचे का ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये साहिल है। ये एक प्रकार से ट्रांजिशन जोन है। नीचे सवाना ग्रासलैंड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर सारा डेजर्ट है। तो ये बीच का जो ट्रांजिशन जोन है ये साहिल है। सारा डेजर्ट में तो रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन साहिल का जो एरिया है ये रिलेटिवली हैबिटेबल है, यहाँ पे रहा जा सकता है। तो साहिल से लोग आते थे नाइजर रिवर की सहायता से इस सिटी में, और ऊपर से सारा डेजर्ट से आते थे, इस सिटी में ट्रेड हुआ करता था। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टिम्बुक्टू के बारे में। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हूल दिवस के बारे में है। पहले बात करते हैं हूल दिवस की और उसके बाद कंटेस्ट की बात करेंगे। संथाल रिबेलियन की याद में ये हूल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। संथाल रिबेलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। संथाल रिबेलियन स्टार्ट हुई थी 30 जून 1855 को और 1856 में ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को कुचल दिया था। ये मूवमेंट किस लिए चली थी? ये मूवमेंट देखो आज के झारखंड में चली थी। उस समय संथाली लोगों ने जमींदारी सिस्टम और ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। इस रिबेलियन को लीड किया गया था 4 मुर्मू ब्रदर्स ने, 2 सिद्धू और कानू, तीसरे चांद और चौथे भैरव। कहाँ पर? बोगनादी में। बोगनादी देखो झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जो संथाल रिबेलियन का मेन सेंटर था। तो इस रिबेलियन के दौरान ट्राइबल ब्रदर्स और सिस्टर्स ने जो कुर्बानी दी, जो करेज शो की, उसी को याद करने के लिए ये हूल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमने बेसिक बातें डिस्कस की हूल दिवस के बारे में। अभी फ़िलहाल कंटेक्स्ट ये है, कोविड-19 की महामारी के कारण झारखंड की सरकार ने हूल दिवस की सेलिब्रेशंस को कैंसिल कर दिया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल धम्मा चक्रा डे के बारे में है। आज यानी 4 जुलाई को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति भवन से धम्मा चक्रा डे की सेलिब्रेशंस को इनाग्रेट किया गया। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलके आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र डे के रूप में सेलिब्रेट करेगी।
इस दिन क्या हुआ था? देखो, धम्मचक्र डे के दिन इनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद पहली बार महात्मा बुद्ध ने सरमन दिया था अपने 5 शिष्यों को। आषाढ़ पूर्णिमा को आषाढ़ महीने का पहला फुल मून डे होता है। हिंदू कैलेंडर का एक मंथ है आषाढ़, और आषाढ़ महीने का पहला फुल मून डे होता है आषाढ़ पूर्णिमा। ये बुद्धिस्ट के लिए देखो दूसरा सबसे ज़्यादा पवित्र दिन है बुद्धा पूर्णिमा के बाद। जैसा हमने डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जो डियर पार्क है, हिरनों का पार्क, वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने इनलाइटमेंट अटेन करने के बाद अपनी पहली टीचिंग दी थी 5 शिष्यों को। और यहीं से जो धर्म का पहिया है वो घूमना स्टार्ट हो गया था। धर्म चक्र परिवर्तना की टीचिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? देखो, इसमें 4 नोबल ट्रूथ और नोबल 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया जाता है। आप ये स्लाइड देखिए। 4 नोबल ट्रूथ, सबसे पहले ट्रूथ ऑफ सफरिंग क्या है, काज क्या है सफरिंग का, उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, सबसे लास्ट में इम्प्लीमेंटिंग राइट एक्शन। इसके बाद ये है नोबल 8 फोल्ड पाथ: राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और सबसे लास्ट में राइट कंसंट्रेशन। तो ये हमने धम्मचक्र डे के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में दोडामार्ग फॉरेस्ट रेंज का जो 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसे तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। एक्चुअली देखो, ये एक फॉरेस्ट कॉरिडोर था। यहाँ से अक्सर एलिफेंट्स और टाइगर्स गुजरा करते थे। ये देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीनों के बॉर्डर पर पड़ता है ये एरिया। इसलिए टाइगर्स की, एलिफेंट्स की और दूसरे एनिमल्स की मूवमेंट काफ़ी होती है इस फॉरेस्ट एरिया से। और अब इस कॉरिडोर को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। और ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात करें, यहाँ पर देखो 38 किलोमीटर लंबा दोडामार्ग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो कि महाराष्ट्र की राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करता है कर्नाटक की भीमगाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। इसीलिए यहाँ पर एलिफेंट्स और टाइगर्स की मूवमेंट काफ़ी होती है। इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए अब इसे कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है और नाम दिया गया है तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व। ये महाराष्ट्र में 7वां कॉरिडोर है जिसे महाराष्ट्र की सरकार ने कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है। इसके बाद आप वैसे कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब भी जान लीजिए। कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व ये दोनों देखो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो कवर्ड हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। मान लीजिए ये कोई नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसके नज़दीक लगता कोई एरिया है और ये ज़मीन सरकार की है। यहाँ पे कोई कॉरिडोर हो सकता है एनिमल्स का या फिर वाइल्ड लाइफ का अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व हो सकता है। तो ऐसे एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है सरकार के द्वारा। और इस कंजर्वेशन रिजर्व में अगर कुछ लोगों का प्राइवेट लैंड भी है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए। खास बात देखो ये है, कंजर्वेशन रिजर्व एक प्रकार से बफर जोन होते हैं। मान लीजिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क है, इसके पास लगता एरिया है और यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो बीच में ये बफर का काम करता है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लोगों के द्वारा ही किया जाता है। कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है जिसमें लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो इस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब इसके बाद बात करें कम्युनिटी रिजर्व्स की। मान लीजिए नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के पास कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ज़मीन है और वो इच्छुक हैं वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में, तो सरकार उनको इस एरिया को लीगल रिकॉग्निशन दे देती है, तो ये हो जाता है कम्युनिटी रिजर्व।
बहुत से लोगों ने कम्युनिटी रिजर्व में अपने वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट इस्टाब्लिश किए हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं कम्युनिटी रिजर्व इस्टाब्लिश होने के बाद भी। लेकिन एक बार कंजर्वेशन रिजर्व इस्टाब्लिश हो जाता है तो सिर्फ जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनका लैंड है, वो अपने जीवन यापन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बाकी एक्टिविटीज़ पे रिलेटिवली रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, लेकिन कम्युनिटी रिजर्व्स में उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती। इनका भी मैनेजमेंट जो होता है वो लोकल लॉ के थ्रू होता है। कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी इस्टाब्लिश की जाती है। चलते हैं आगे। अब देखो, लास्ट हमारा जो आर्टिकल है वो पल्स के बारे में है। नासा ने एक पेंडेंट इन्वेंट किया है। अगर देखो, इस पेंडेंट को हमने पहन के रखा है और जब हम अपने फेस को हाथ से छूने की कोशिश करेंगे तो ये पेंडेंट बजना स्टार्ट हो जाएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, कोविड-19 जिसको रोकने के लिए बार बार साइंटिस्ट के द्वारा सजेस्ट किया जाता है, आप अपने फेस को हाथों से मत छूइए। तो कोविड-19 से प्रिकॉशन बरती जा सकेगी, प्रिवेंशन हो सकेगी इस पेंडेंट की सहायता से, जिसका नाम है पल्स। अगर ये पहना हुआ है और हम हाथ से फेस को छूने की कोशिश करेंगे तो ये बजना स्टार्ट हो जाएगा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहले अस्त्रा मिसाइल, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, बिल्कुल सही। तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला 3 स्टेट्स के बीच हैं, गलत। कौन कौन से 3 स्टेट्स के बीच हैं? गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। माली, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में है, गलत। ये नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट आप कह सकते हो। यहाँ पर देखो, ये है माली, अफ्रीका के साउथ में नहीं है। उसके बाद नासा ने एक पेंडेंट इन्वेंट किया है जिसका नाम है पल्स, जो कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकता है, क्योंकि जैसे ही हाथ से फेस छूने की कोशिश करते हैं तो ये आवाज़ करने लगता है, सही। हूल दिवस, बुद्धा ने अपनी पहली टीचिंग दी थी इनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद 5 शिष्यों को, गलत। सल्थान रिबेलियन को याद करने के लिए हूल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारी इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।